और किसी को? नहीं सर, वही ग्रुप पे सेंड कर देगा। हाँ ठीक है। और कौन सा बताना है? वेक्टर का C3 ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद किसने ईशान निकाल रखा है C4 है? E1 वेक्टर का E1। वेक्टर का A1। अरे आज कमाल करते हो भाई है। वेक्टर का A1 ऐसे क्वेश्चन किया तो था। देखो जरा कहाँ क्या रखा है, A से ले आओ। समझ में आ गया? ये वाला सब क्लियर है? ए वेक्टर को ऐसे करके ले आओ, उसको आगे को खींच दो। जरा ध्यान से देखो ए वेक्टर का डायग्राम। तो ये 30 डिग्री आएगा। ए वेक्टर एंगल बिटवीन निकालना है यार, कमाल कर रहे हो। बी वेक्टर को आगे को लेके आ जाओ, टेल टू टेल ज्वाइन करना होता है, कितने बार बता चुका हूँ, 45 डिग्री है। सी वेक्टर को ऊपर को ले जाओ, सी वेक्टर को ऊपर को ले जाओ तो ये वाला एंगल 60 आ जाएगा। सी वेक्टर ऊपर को गया तो ये वाला एंगल 60 आ जाएगा। वर्टिकली अपोजिट ए बनेगा ना, ये 60 डिग्री आ जाएगा। सर ये कौन सा क्वेश्चन देख है? लो। अरे यार वेक्टर में ही तो होंगे, एक्सरसाइज 1 में घूम लो, ए में आ रखा है, ए पार्ट में है। देखो अब किसी के मॉड्यूल में होगा, किसी में नहीं होगा। सर मेरे में फिगर कितने थोड़ा सा अलग दिया है, वो ए वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सी वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में। अरे तो मैंने उसको आगे अरे मैंने शिफ्ट कर दिया यार उसको। समझा मैं बस। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है भाई। मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने उनको शिफ्ट कर दिया। टेल टू टेल ज्वाइन करना होता है ना। अब ये वाला एंगल देख लो, ए और बी के बीच का एंगल कितना आएगा? ये 60 होगा, ये 45 होगा। तो ए एंड बी के बीच का एंगल 60 और 45 का कितना हो जाएगा? 105। ठीक है। बी और सी का कितना होगा? बी और सी के बीच का एंगल कितना होगा? ये 60 है, ये 45 होगा, तो 105। ठीक है। ए एंड सी के बीच का कितना एंगल हो जाएगा? 30 90 30 30 90 30 कितना हो गया? 150। अरे आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ भाई, ए सेक्शन में और किसी को कोई डाउट है? ए सेक्शन में और किसी को डाउट है तो बताओ। वेक्टर के ए सेक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं है तो अरे अपना डाउट बता दो यार, जो भी अगला बंदा है अपना डाउट बताओ फटाफट। C5। C5 कौन सा है? वो 0.5 आई कैप वाला? सर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर। अच्छा, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, वो वाला। हाँ। One of the rectangular components of a velocity of 60 km per hour is 30 km. The other rectangular component. Rectangular component क्या होता है? कुछ नहीं, वो वाला नहीं, 2D में resolution। वो वाला नहीं, C5 है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर 2, सर वो वाला भी बता दीजिए। अरे उसमें 60 है, 60 का एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट, 60 का एक कंपोनेंट 60। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं? उसको तोड़ दो, उसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ दो। 60 का एक 30 आ रहा है तो दूसरा थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? ax है तो ay मान लो ना। कितना हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होता है कि नहीं होता? ax तो हमें पता है 30 का स्क्वायर, ay का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर। ay निकाल लो, कितना हो जाएगा? 3600। यहाँ से आएगा 900 तो 27 आएगा। हाँ 30√3 आ जाएगा। अरे आगे बात समझो, कोई दिक्कत? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये होते हैं जिस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ना। अरे क्लियर है? चलो इसके आगे। हाँ, अरे इसमें कोई डाउट दोबारा? किसका था ये? वही का था, किसका था? हाँ सर समझा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर 2, 2। ठीक है, द करेस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अनदर वेक्टर आर इतना, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब आपको एक चीज मैंने बताई थी वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बनाना बताया था। एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट है 2, 2, तो इसको ए वेक्टर कैसे बनेगा? इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है? 2i कैप प्लस 2j। दूसरा वाला क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका 1, √3, तो 1i कैप प्लस √3j कैप। कह रहा है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। दो वेक्टर आपको अगर ऐसे फॉर्म में दे रखे हैं i कैप j कैप में, वेक्टर में एंगल निकालना बताया था कुछ ऐसे। एक तो ये होता है जब वेक्टर ऐसे बना होगा टेल टू टेल। इसमें कैसे निकालते हो? डॉट प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो। समझ समझ में आती है बात? हाँ है सर। ना। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी करना आता ही आपको, नीचे ए का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, बी का आता है, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स उतना जितना भी आएगा। कितना हो जाएगा फटाफट बता दो उसको, ए डॉट बी कितना होगा, 2 + 2√3, तो 2 ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा इसका आएगा 2√2 ए का, और बी का आ जाएगा 2। थोड़ा अजीब सा आ रहा होगा है ना। cos 15 डिग्री आएगा लास्ट। अच्छा वो फिर अरे वो 15 आ रहा है, अब तुम्हें cos 15 निकालना आता है, वो फिर वहां से करना पड़ेगा हाफ एंगल से, वो cos 2 थीटा होता है ना फॉर्मूला। अब देखो थोड़ा अजीब सा बनेगा ये, cos थीटा कितना बन के आ रहा है, √3 + 1/2√2। अब फिर अब ये या तो आप लिख दो थीटा = cos इनवर्स। अब cos 15 तो हमें पता नहीं होता है, ये प्रॉब्लम कायदे से होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में होगा तो ऑप्शंस दिए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। 15 डिग्री के लिए मेरे को पहले चेक कर लेता हूँ कि कहीं 15 डिग्री तो नहीं आ रहा है। अब cos 15 कैसे निकालते हो, cos 15 का तरीका है cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1। थीटा को 15 मान लो, थीटा को 15 मानोगे तो cos 30 बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर 15 -1। उधर सॉल्व करो, cos 15 के लिए सॉल्व कर लो यहाँ से, ठीक है ना। cos 15 के लिए सॉल्व कर लो तो पता चल जाएगा आपको कि यही हो रहा होगा। आई बात समझे, cos 15 निकल के आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई समस्या है और पूरा डिटेल में ये भी बता दूं, cos 15 यहाँ से और cos 15 और ये वाला देखना सेम आ रहा होगा, यानी थीटा 15 आ जाएगा। करके देख लो उसको, √3/2 होता है, उधर लेके आओगे √3 + 2 अपॉन वो सब बना बनू के। सूडो वेक्टर क्या होता है भाई, सूडो वेक्टर कुछ नहीं होता। सूडो मतलब फॉल्स, तो ऐसा वेक्टर नहीं होता आपका, आगे जाके पता चलेगा यार, ठीक है। सूडो वेक्टर की कहानी, सूडो वेक्टर जैसा कुछ होता नहीं है, फॉल्स वेक्टर होता है वो। कहाँ पढ़ी है तुमने सूडो वेक्टर, कहीं दे रखा है क्या? हाँ सूडो सर, एक वेक्टर हो गया, क्वेश्चन में है। कौन से क्वेश्चन में है सूडो वेक्टर? सर आपको आगे पता चल जाएगा आप जब सॉल्व कर। शाबाश, मेरी लाइन मेरे को बताओगे हैं? चलो बताओ, और बताओ, और कोई डाउट? हाँ भाई, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन का हो गया, कोई और बताना है बताओ, फटाफट बताओ यार। हो सर गया। C4 भी। C4 क्या कह रहा है, बनाओ। C4 कौन सा है, 0.5 आई क्या बोला? हाँ सर। 0.5। अरे यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 करो ना, मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता क्या? क्या होगा, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, उसका रूट 1 आना चाहिए। एक ही तो अननोन है। हाँ सर, समझा। क्लास में यार ध्यान है देते नहीं, दस ऐसा मिनट। क्वेश्चन कराया था। 11 चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और कौन सा भाई, सी सेक्शन पे किसी को कोई डाउट है? फिर उसके बाद डी पर उतरते नहीं तो डी पर D3। अब यार ये जो चैट पे लिखता है, चैट पे लिखने वाला है, डी सेक्शन में D3 में डाउट है। D3 कौन सा है पहले बताओ, 3 नॉन जीरो वेक्टर वाला? हाँ सर। ठीक है चलो देखो, जो चैट पर लिखता है यार उसके साथ एक दिक्कत है। उसके साथ क्या दिक्कत है, मैं यहाँ मेरे उसमें शायद कुछ अलग होगा, क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे बोल लेना तो ज्यादा बढ़िया रहता है। हाँ भाई देखो भाई, D3 देख लो, कह रहा है 3 नॉन जीरो वेक्टर हैं, रिलेशन दे रखा है D3 A डॉट B की वैल्यू कितना होता है, ये कितना होता है, AB cos थीटा होता है, ये होता है AC cos अल्फा बना दो, ठीक है, कुछ और बना दो। लेकिन अब नॉन जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कुछ तो होगा, मैग्नीट्यूड कुछ तो होगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये जीरो होगा। टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, मतलब एंगल कितना होगा, 90। ए एंड बी के बीच में एंगल होगा 90, ए एंड सी के बीच में भी एंगल होगा 90, ए और बी के बीच में भी एंगल 90 है, ए और सी के बीच में भी एंगल 90 है, देन ए वेक्टर कैन बी। अब जरा ध्यान दो, ए दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है ना, तो एक काम करो, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि भाई ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, ये समझ में आता है क्या?
बी वेक्टर या सी वेक्टर और ए वेक्टर बाहर को आ जाए, ठीक है, ए वेक्टर बाहर को आ जाए, 3D में हो जाए, या 3D में हो जाएंगे, तीनों आपस में परपेंडिकुलर आ जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें तो बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि नहीं है? आई बात समझ में? ए और बी के बीच ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर बाहर को है, मैं बाहर को बना नहीं पाऊंगा तो मैंने ऐसे बना दिया, तो इसमें क्या हो गया, ए वेक्टर उसने क्या बोल रखा है, तो ए वेक्टर कैन बी पैरेलल टू बी वेक्टर। भाई ए वेक्टर बी वेक्टर के कभी वीडियो लैग हो रहा है यार, औरों को भी लग रहा है क्या वीडियो लैग हो रहा है? नो सर। नो सर। ठीक है, देखो देख लेना भाई, तुम्हारे नेट की स्पीड में होगी दिक्कत फिर। ए क्या कह रहा था, हाँ अब इतना तो कंफर्म है ना, ए और बी के बीच में 90 है, तो ए वेक्टर कभी भी बी के पैरेलल तो नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर है, कंफर्म है। ए और सी, तो इसमें से कौन से ऑप्शन गए, ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, ठीक है, सी ऑप्शन भी गया। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी डॉट सी के। अरे यार बी डॉट सी तो कोई वेक्टर ही नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट की ऐसी क्वांटिटी देता है, स्केलर। डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो सी ऑप्शन भी गया, सी नहीं होगी तो स्केलर क्वांटिटी है। बचा कौन सा, डी ऑप्शन। अब जरा ध्यान दो, इसमें एक चीज सिखाने वाली क्या है, सिखाने वाली चीज ये है कि भाई एक पॉसिबिलिटी तो ये है, बी क्रॉस सी करूंगा, हाँ बी क्रॉस सी बोल रहा है, बी क्रॉस सी करूंगा, बाहर को आएगा, यहाँ को ए वेक्टर हो सकता है, ठीक है, पैरेलल हो गया ना, आए बात समझ में? इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, बी वेक्टर यहाँ है, सी वेक्टर ऐसा है, उसने ये थोड़ा ना बोल रखा है बी और सी के बीच में 90 होना है जरूरी है, उसने बस ये बोल रखा है कि ए वाला वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, सी के भी है, तो ये पॉसिबिलिटी भी दिमाग में रखना, इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं 90 होगा। बी क्रॉस सी तो अभी भी बाहर को आएगा, देखो बी क्रॉस सी अभी भी बाहर को आएगा, और ए वेक्टर यहाँ कोई है, तो ये आपस में पैरेलल हो गए। समझ में आई बात? अरे क्लियर है? हमें हाँ सिर्फ सर। ये कंडीशन है कि ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है। होता ही है भाई, बी क्रॉस सी कहाँ आता है, बी क्रॉस सी दोनों के परपेंडिकुलर आता है कि नहीं आता? बी क्रॉस सी बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर आ गया, तो ए वेक्टर के लिए भी यही बोल रखा है, तो आपस में पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। इक्वल क्यों नहीं बोला, क्योंकि जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड बराबर, जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड बराबर, ठीक है। और बताओ भाई, और बताओ, और बताओ, और बताओ। और बताओ भाई आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक्सरसाइज 2 आ जाती है मेरे ख्याल से, हैं? एक्सरसाइज 1 हो गई सबकी, किसी को कोई डाउट एक्सरसाइज 1 में? नहीं सर। चलो फिर एक्सरसाइज 2 में आ जाओ भाई। एक्सरसाइज 2 में फंक्शन डिफरेंशिएशन वाले में कोई डाउट? ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा ये समझ में आता है? ये कहां से है, उसी में से पैरेललोग्राम लॉ के अंदर जो फॉर्मूला था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा को -1 रख दो, बेसिकली थीटा को 180 कर दो, थीटा को 180 कर दोगे तो यही निकल के आएगा। दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में वो कह रहा है कि भाई ए और बी अगर राइट एंगल पे होंगे, ए और बी अगर राइट एंगल पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट (2ab cos 90), इसको दे रखा है 50, बताओ, इसको दे रखा है 50, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 50 दे रखी है। यहां तक सबको क्लियर है? बस इनको सॉल्व करना है, ठीक है। यहां से कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू आ रही होगी 30, ठीक है, नेगेटिव वाली मत लेना क्योंकि बी नेगेटिव नहीं आ सकता, मैग्नीट्यूड है वो आपका, सही है। दूसरी आ रही होगी -40, इसको नेग्लेक्ट कर लेना।
ए इतना आ गया 30, इसको यहाँ पुट कर लो, सॉरी 30 आ गया, इसको यहाँ पुट करोगे तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ए आ जाएगा आपका 40। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भाई, जिसका डाउट था समझ में आ गया उसको? सर वो फर्स्ट वाला भी, वेक्टर ए पॉइंट्स एंड नॉर्थ ठीक ईस्ट है या एन एन ई। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। ये देख लो पहले, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, बता दो उसको। चलो देखो, उसमें क्या रखा है, वेक्टर ए वेक्टर पॉइंट्स नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को पहले पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसमें अगर ऐसे फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, सीधाचार्य मेथड लगा देना। ठीक है, क्या कर रहा है, ए वेक्टर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ को हो गया, तो ए वेक्टर तो यहाँ को पॉइंट कर रहा है, ए वेक्टर तो यहाँ को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, ए वेक्टर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 45, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड है 3। ठीक है, इस मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर -4, तो ए वेक्टर कितना था, ए वेक्टर यहाँ को था, इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। डायरेक्शन क्या होता है भाई, क्या होता है इसमें, किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, मान लो ऐसे है, मान लो कोई वेक्टर है आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर को अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको -4 ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो जो नया वेक्टर बना है, मान लो बी वेक्टर बन गया, हमने ऐसे कर दिया। तो नए वेक्टर के बारे में क्या खास बात है, पहले तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी ए वेक्टर के, दो चीजें हैं, बी अपोजिट होगा, अपोजिट ऑफ ए वेक्टर, और ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड 4 गुना होगा ए के। समझ में आई बात? अगर किसी को ऐसा कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका, तो कितना हो गया अभी, ये बिल्कुल इसका अपोजिट आएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बोलोगे तो 12 हो गया आपका। तो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड 12 हो गया, डायरेक्शन उसकी हो गई साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट हो गई। डज इट रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, भाई सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं रिप्रेजेंट करेगा, इसकी यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट है केजी पर मीटर पर सेकेंड। अब इसको सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अगले क्वेश्चन में आगे पार्ट में क्या करें, केजी मीटर पर सेकेंड को अगर सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ये अलग क्वांटिटी आएगी, ये वाली अलग क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है, ये मोमेंटम है, जरा ध्यान दो, m इंटू वी है, मोमेंटम है, ये हो गया आपका m इंटू एल, ये कोई क्वांटिटी जोड़ना होती है, मोमेंटम टू टाइम, मोमेंटम टू टाइम कोई क्वांटिटी जोड़ना होती है, ये कोई क्वांटिटी नहीं होती, वैसे फिजिकल क्वांटिटी है, होती नहीं है। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर पिछले क्वेश्चन में a माइनस बी इज इक्वल टू 10 क्यों लिखा हमने? क्योंकि वो दोनों अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 का रूट, ये 10 दिया था, ये क्या बनेगा, cos 180 कितना होता है, -1 होता है कि नहीं होता, cos 180 -1 होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इससे कट आएगा तो a माइनस बी 10 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आई बात? हाँ सर। अरे 180 पे होगा तो सीधे ही माइनस हो जाएगा ना, 180 पे लगे हुए हैं, एक इधर है एक इधर है, तो कट जाएंगे, मतलब बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सेम डायरेक्शन में होता है तो a प्लस बी हो जाता है, वो लिखवाया तो था वेक्टर में, कुछ पॉइंट्स में लिखवाया था ना। सर मैंने 180 की जगह 0 डिग्री लिख दिया था।
तो बताओ मूर्ख कौन हुआ है यहाँ पर, मैं कि तुम? बताओ, इसकी गलती है। हाँ आगे बढ़ो, चलो इसके आगे और कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 7 तक और कोई क्वेश्चन बताना है? 7 तक है 5 वाला द रिजल्टेंट ऑफ, अरे यार ऐसी प्रॉब्लम भी करा रखी है, रिजल्टेंट ऑफ ये 3 वेक्टरों का आर 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 है, बीच वाले आर को रिजोल्व कर लो ना पहले। इसमें पैरेललोग्राम लॉ से मत चलना होता है, जब 3-4 वेक्टर आ जाते हैं तो क्या करो, सबको एक्स वाई में तोड़ो। ऐसी प्रॉब्लम करा रखी है, मिटा दूं ये वाला, इधर वाला Yes, लेफ्ट वाला sir. हो गया सबका? ठीक है चलो। चलो देखो इसमें क्या कर रहा है, ये दे रखा है आपको, ये भी यहाँ को आ रहा है, यहाँ को भी आ रहा है और यहाँ को भी आ रहा है। तो क्या करो, ऐसी प्रॉब्लम में क्या कहा था आपको, रिजोल्व कर लो, इसको तोड़ दो। कौन से वाले को, ये दिक्कत कर रहा है, इसका इधर को कंपोनेंट कितना आएगा आर का cos 45, इधर को कंपोनेंट कितना आ गया ऊपर को आर का sin 45। बताओ अब आपका क्या बचा, अब आपको बच गया आर cos 45 कितना होता है r/√2। तो अब इधर भी बच गया आपका r + r/√2, इधर भी बच गया r + r√2। इन तीनों का ही तो रिजल्टेंट निकालना था, इसका इसका और इसका। तो इसको हमने तोड़ दिया कंपोनेंट में, एक बार कंपोनेंट में तोड़ दिया मतलब ये गैप कर दिया आपने, उसको इसके कंपोनेंट में लिख दिया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालना जानते हो, है ना? ये तो ऐसे देख लो कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट है, जो नेट आएगा उसका ये एक्स कंपोनेंट है या वाई कंपोनेंट है, दोनों सेम है आपके। कितना तो है उसमें आर पे प्लस क्यों किया? अरे भाई इसको तोड़ोगे तो इतना ही तो आएगा, नेट कितना हो जाएगा यहाँ पर, आर भी है पहले से ऑलरेडी आ रहा है ना, एक ऑलरेडी आ रहा है, एक इसका आएगा कंपोनेंट। ऐसी प्रॉब्लम मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज में करा रखी है, जरा देखना, ऐसी प्रॉब्लम करा रखी मैंने, 10 ले रखा है, 3-4 ले रखे हैं, 4 ले रखे दोस्तों, अलग अलग क्वाड्रेंट में लिए, सर याद एक होगा। में हमने आर ऐड किया है, दूसरे में हमने मल्टीप्लाई किया है। कहाँ मल्टीप्लाई कर, ऐड ही तो कर रखा है, कहाँ प्लस का साइन दिख रहा है, ऐड ही तो था। कितना हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ये कितना हो गया आर ब्रैकेट में 1 + 1/√2, ऐसे लिख लो इसको। हाँ भाई अगर दोनों कंपोनेंट बराबर होते हैं तो आंसर कितना आता है, a√2 आ जाएगा। कर लोगे अब, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर कर लेना, 1 + 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस इतना ही, तो इनटू 2 कर लो, सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा इसका आंसर, 2 × 2 क्यों, क्या समझ में आया ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होना है तो इनटू 2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आर बाहर आएगा, आर बाहर आ जाएगा आपका, और क्या बाहर आएगा, आर बाहर आएगा और आएगा आपका √2 + 1। बताओ ये आ रहा होगा आंसर। अरे आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है और बताओ भाई, और कौन सी प्रॉब्लम है? और कोई प्रॉब्लम वेक्टर में, और कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई बताओ बताओ बताओ। Sir, 14. अरे 14 कौन सा नाम? Given A vector plus B ठीक है vector ठीक है, plus ठीक 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 ठीक, समझ गया। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है देख लो भाई 14th वाली प्रॉब्लम देख लो, कह रहा है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0। दो का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर इज रूट, चलो मान लो A और B इक्वल है, ठीक है, और तीसरे वाले का मैग्नीट्यूड है √2 टाइम्स ऑफ A या फिर √2 टाइम्स ऑफ B, कुछ भी बोल दो आपका। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर, ठीक है। अब देखो अगर 3 वेक्टरों का रिजल्टेंट 0 होता है, तीनों का रिजल्टेंट 0 है, ट्रायंगल लॉ याद है, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि भैया एक ये एक ये एक ये,
ठीक है, ऐसे तो कहता है कि उसका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को उल्टा बना दो, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को उल्टा बना दो। सही है, ए और बी बराबर हो सकते हैं। सी रूट टू टाइम्स इसका कब आएगा, सी रूट टू टाइम्स कब आएगा, पॉसिबिलिटी क्या है, क्या लगता है आपको, क्या पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर? ये समझ में आया कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 होता है, ये बताया था मैंने ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ में भी बताया था कि इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है, मतलब आप अगर इसको साइकिल में बनाओगे एक कंप्लीट साइकिल में, तो वो डब्बा पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, वो डब्बा पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। एक काम कर लो, नहीं तो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आपसे पूछा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर, निकल जाएगा। चलो देखो, एक काम और कर सकते हैं हम, देखो चलो पहले इससे देख लो डायग्राम से, अगर पकड़ में आता है तो। ठीक है, अब सी रूट टू टाइम्स इसके तभी हो सकता है जब एक पॉसिबिलिटी ऐसे हो, ये भी ये ए है ये बी है, बी की वैल्यू भी ए के बराबर है, तभी जाके तो ये रूट टू टाइम्स होगा ए के, होगा कि नहीं होगा? तभी जाके तो रूट टू टाइम्स होगा ए के, है ना। इन दोनों का ये है, तभी एक तो रूट टू टाइम्स आएगा जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, अगर यहाँ से चमकता है आपको, इसके ये समझने के लिए आपका दिमाग थोड़ा होना चाहिए अच्छा खासा, आपने अच्छी प्रैक्टिस करी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भी एंगल आ जाएंगे, टेल टू टेल ज्वाइन कर लो आप, है ना। ए और बी के बीच में 90 आएगा, और किसके बीच में बोल रहा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर, ए और बी के बीच में तो 90 आ गया, बी और सी के बीच में फिर 135 का आएगा, ए और सी के बीच में भी 135 आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ये वाला तरीका तुम्हारे हैवी पड़ जाएगा, तो इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर लेते हैं। इतना कंफर्म हो गया है कि सी वेक्टर जो है, सी वेक्टर जो होगा ए और बी को वहां भेज दो, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, यानी सी का मैग्नीट्यूड जो होगा, सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। समझ में आता है? माइनस साइन का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो हमारा यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, बताओ, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए कोई नया वेक्टर बना दो, एक्स वेक्टर बना दो, तो माइनस एक्स वेक्टर और एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। इतना समझ में आया कि इतना भी नहीं आया? समझा सर। है ना। अब मैग्नीट्यूड का लगा दो, क्या होता है, सी का स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होगा, ए और बी के बीच का थीटा होगा, ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है ना। अब सब पुट कर दो, कुछ कुछ कंडीशन दे रखी है, सबको ए के टर्म्स में पुट कर दो। इसको √2a करोगे, ये ए स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर बन जाएगा, बी को ए लिखोगे तो 2a स्क्वायर cos थीटा बन जाएगा। बताओ यहां से कितना आ गया, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से कितना आ गया, 2a स्क्वायर cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी थीटा तो हो गया 90 डिग्री। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, थीटा तो 90 आ गया। ठीक है, इसके बाद आप सिंपल सा काम एक और कर सकते हो कि भाई इसके बाद आप ट्रायंगल पा जाओ, इसके बाद ट्रायंगल पा जाओ। अगर इतना पता चल गया भाई ए और बी के बीच का एंगल 90 है, ठीक है, इस ए और बी के बीच का 90 एंगल होता है, पैरेललोग्राम लॉ पर आ जाओ। अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट कैसे देखते हो आप, रिजल्टेंट आपका ऐसे करके आता है कि नहीं आता? ये क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बताओ ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहाँ आएगा, यहाँ को बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। ये समझ में आया कैसे किया? अब एंगल क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 45 आएगा। बताओ क्यों 45 आएगा, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, अल्फा मान लो। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाता है
अब तो परफेक्टली राइट एंगल ट्राइंगल है, वो फॉर्मूला क्यों लगाना है, d sin थीटा अपॉन tan अल्फा कितना आ जाएगा, दिस अपॉन दिस, ये कितना है b, नीचे कितना है a और b बराबर है तो 1 हो गया, यानी अल्फा तो आ गया 45। बताओ अल्फा आपका 45 निकल के आ गया है, तो ये 45 है, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये वाला एंगल 135 आ जाएगा, ये वाला एंगल भी 135 आ जाएगा। बताओ अल्फा 45 आया है, ये 45 आया है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझा सर। समझा। ठीक है, और बताओ, लिख लो इसको, लिख लो। और कोई डाउट? हाँ भाई, और कोई डाउट? नाइन्थ वाला कौन सा है भाई? नाइन्थ वाला वो इफ द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, वही वाला, इफ द एंगल बिटवीन द फोर्सेस वाला कह रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, इफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इंक्रीजेस तो द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, एंगल कहां से कहां तक के बीच में हो सकता है बताओ भाई, दो वेक्टरों के बीच में एंगल, सबसे छोटा एंगल कितना हो सकता है बताओ आकांक्षा, दो वेक्टरों के बीच में सबसे कम एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 डिग्री पर रिजल्टेंट कितना आता है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हूं तो 0 डिग्री पर रिजल्टेंट कितना निकल के आता है? 0 डिग्री पर रिजल्टेंट कितना आएगा निकल के? a प्लस बी। ए प्लस बी। मिनिमम कब आता है, मिनिमम कब आता है? मिनिमम कब आता है? दो a वेक्टरों का माइनस रिजल्ट बी। ए माइनस बी। अब तो जब सबसे धीरे धीरे 0 से 180 की ओर पे जाओगे कम ही होगा, कम कैसे होगा? अब ऐसे देखिए, जैसे ये है सी का, सी क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट है ना, तो थीटा बढ़ाते जाओगे, थीटा सबसे पहले छोटा 0, ये मैक्सिमम कब होगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये चीज मैक्सिमम होगी, ये चीज मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 0 होगा। एंगल बढ़ाते जाओ, एंगल बढ़ाते जाओ, ये वैल्यू कम होना चालू होगी, ये कम होना चालू होगी तो रिजल्टेंट कम होना चालू होगा, ये 90 पहुंचा और कम हुआ, ये 90 से बड़ा तो ये नेगेटिव आने लग जाएगा, कम ही होते जाएगा, कम ही होते जाएगा। समझ में आई बात? शुरू में ये 1 थी, इसकी वैल्यू 1 से 0 की ओर को जा रहा है, फिर -1 की ओर को जाता है कॉस का फंक्शन। याद आया कुछ? इसका डायग्राम भी बताया था। हाँ सर समझा। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली उसका डिक्रीज होते जाएगा, 180 तक ही जाना है, 180 से आगे नहीं आना है, क्योंकि एंगल बिटवीन वेक्टर्स 0 से 180 होता है, फिर वो दूसरा वाला एंगल काउंट होगा। समझ में आई बात? इधर से काउंट हो जाएगा। और बताओ भाई, और किसी का कोई डाउट? और कोई डाउट, किसी का कोई डाउट है तो बताओ। एक्सरसाइज 3 पार्ट 5 का 9। एक्सरसाइज 3 पार्ट 5, एक्सरसाइज 3 पार्ट 5 का 9, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर वाला इज इक्वल टू 0। यस सर। किसका डाउट है ये? किसका डाउट है भाई? मेरा। ईशान का।
बाकी हो गए बीच के सारे हो गए हैं हिशाम? यस बीच के सारे हो गए क्या? यस चलो देखते क्या कह रहा है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कैपिटल में लिख रखा है। चलो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 दिया है। आपसे क्या जानना चाह रहा है? ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो जानना चाह रहा है। देन ए डॉट बी क्रॉस सी, एक काम कर लो, जीरो। काम क्या कर लो एक बात बताओ, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब आ सकता है? तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ रहा है मतलब एक लाइन लिखवाई थी आपको मिनी, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ रहा है मतलब वो तीनों एक ही प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे? यहां से एक कंफ्यूजन आया कि नहीं आया? ऑल विल बी इन सेम प्लेन, विल बी इन सेम प्लेन मतलब ये ऐसे होगा, ऐसे ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। कम से कम डब्बा क्लोज करने के लिए, पॉलीगन क्लोज करने के लिए तीन वेक्टर चाहिए, और तीन वेक्टर ऐसे करके जब डब्बा क्लोज होना है तो एक प्लेन में आ सकते हैं। ये एक ही प्लेन में आएंगे ना? आई बात समझ में? ईशान यस समझ में आया भाई? ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। हाँ, अगर चार वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? ए बी सी को बाहर ले आओ, डी को फिर बंद कर दो, तब वो अलग अलग प्लेन में आ जाएगा। वो चारों वेक्टर अलग प्लेन में आ सकते हैं, मतलब दो एक को होंगे, एक बाहर आ जाएगा, मतलब प्लेन के बाहर ला सकते हो आप एक दो वेक्टर को। लेकिन अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आ रहा है तो तीनों एक ही प्लेन में होंगे। आगे जाके याद रखना, तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है तो ऑल थ्री वेक्टर्स विल बी इन द सेम प्लेन। अब तीनों सेम प्लेन में है। बी क्रॉस सी कहाँ था? बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी जो भी आएगा बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा? इस प्लेन के बाहर आएगा कि नहीं आएगा? बी क्रॉस सी करोगे, बी को आगे शिफ्ट कर लो, सी यहाँ को है, बी क्रॉस सी हमेशा बाहर आ जाएगा, प्लेन के बाहर आ जाएगा। अब बी क्रॉस सी जो होगा, बी क्रॉस सी जो आएगा वो आउट ऑफ प्लेन आ रहा है। ये सब के सब सेम प्लेन में है, बी क्रॉस सी आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन है। बी क्रॉस सी जो हो जाएगा वो आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा। और ये अगर आउट ऑफ प्लेन आ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ए वेक्टर और ए वेक्टर एंड ए वेक्टर बन जाएगा परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस। समझ में आई बात कि नहीं आई? तीन वेक्टरों का रिजल्टेंट 0 है तो मतलब वो सब एक ही प्लेन में होंगे। और आपको पता है बी क्रॉस सी हमेशा प्लेन के बाहर आ जाता है। कोई भी दो वेक्टरों का रिजल्ट वेक्टर प्रोडक्ट उस प्लेन के बाहर आता है। तो बी और सी अगर इस प्लेन में है तो बी क्रॉस सी बाहर आएगा, ऐसे बाहर आएगा या अंदर को जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। तो इतना, और ए वेक्टर उसी प्लेन में है, ए वेक्टर इसी प्लेन में है, बी ए बी सी वाले में, तो बी क्रॉस सी ए के परपेंडिकुलर हो जाना है, बस आंसर 0 आ जाएगा, है ना? ए डॉट ये cos 90 बन जाएगा ना। हाँ भाई, कौन सा था और क्वेश्चन? सर ये अभी का कौन सा क्वेश्चन था? एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3 पार्ट 5 जो जहां खत्म हो रही है एक्सरसाइज। fill in the blank। और बताओ भाई, और किसका कौन सा डाउट है? इसका क्या भेजा था? डी, एक सेकंड, एक्सरसाइज 2 का 10 कौन सा 10 एक्सरसाइज 2 में 10 कौन सा? वेक्टर का 10 कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाला कह रहे हो क्या? यस सर। ठीक है। कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू नॉर्थ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ इतना 50 किलोमीटर इतने से, व्हेन इट टर्न्स टू दिस स्पीड में चेंज इन वेलोसिटी। अब जरा ध्यान दो, चेंज किसी भी क्वांटिटी में चेंज क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है चेंज। कोई वेक्टर क्वांटिटी में चेंज लिखना है तो मतलब आपका, ठीक है, ये होता है आपका
चेंज। तो शुरू में कहाँ को जा रही है? शुरू में जा रही हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बना लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। शुरू में जा रही है वो ऊपर को, शुरू में तो ऊपर को जा रही है, ठीक है। बाद में क्या हो रही है? टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट को टर्न कर रही है, टर्न्स लेफ्ट, यानी बाद में इधर को हो जाएगी, ठीक है। इनिशियल ऐसे है, फाइनल ऐसे, ठीक है। चेंज पूछा है, अब जरा ध्यान देना, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा बना दो, इधर को आई कैप बना दो यूनिट वेक्टर, इधर को जे कैप बना दो यूनिट वेक्टर। समझ में आता है? ये वी आई, आई मतलब इनिशियल, एफ मतलब फाइनल। तो क्या मैं वी इनिशियल को लिख सकता हूं 50 जे कैप? बताओ, वी इनिशियल नॉर्थ की ओर को है तो मैं उसको 50 जे कैप लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये समझ में आया? यस सर। वी फाइनल तो बाद में भी 50 से जा रहा है लेकिन वेस्ट को जा रहा है, तो 50 माइनस आई कैप, बताओ, ठीक है। तो चेंज कितना आ जाएगा? चेंज कितना आ जाएगा? चेंज हो जाएगा वी फाइनल माइनस डेल्टा वी वेक्टर, कितना आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो बेसिकली आएगा आपका 50 माइनस आई कैप, में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर लो 50 जे कैप, यानी कितना हो गया? 50 माइनस आई कैप में आ रहा है प्लस 50 माइनस जे कैप में आ रहा है। ये वेक्टर कहाँ होगा? इसका x कंपोनेंट भी माइनस का है, y कंपोनेंट भी माइनस का है। कहाँ आएगा ये? कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा ये? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और इसके दोनों कंपोनेंट बराबर हैं, 50 और 50, तो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। दोनों कंपोनेंट बराबर हैं तो वो बीचों बीच होगा, यानी प्रॉपर नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। आगे बात समझ में? दोनों कंपोनेंट बराबर हैं तो ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो 45 निकल के आएगा। 10 अल्फा लगाओ, ये भी 45, ये भी 45, तो बीचों बीच आएगा। और बताओ भाई, इसके बाद 17 बोल रहा है कोई यार, 17 वाला हो जाएगा तुमसे। तुमने तो सभी पूछवा दिया, 9 पूछवा दिया तुमने, 10 पूछवा दिया, 11 और कुछ? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कर रहे हो? Following set of displacement might be capable of bringing the car to the returning point. हाँ भाई, 11 देखो भाई, 11 वाला क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, चलो सही है। 11 वाले में क्या कह रहा है? इसमें से कौन कौन सा आपका ये ऐसा हो जाएगा? 5, 10, ये पहला नहीं हो पाएगा, दूसरा की पॉसिबिलिटी है, तीसरा भी नहीं हो पाएगा, चौथा भी नहीं हो पाएगा। देखो, कभी भी एक प्रॉपर्टी याद है आपको? कोई भी पॉलीगन होता है, इन एनी पॉलीगन लिख लो, लिखो, इन एनी क्लोज पॉलीगन, इन एनी क्लोज पॉलीगन, इन एनी क्लोज्ड पॉलीगन, क्लोज क्या है? पॉलीगन तो अपने आप में समझ में आता है ना, क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है। इन एनी पॉलीगन द लार्जेस्ट साइड is always less than in any polygon, the largest side is always less than the sum of remaining sides, is always less than the sum of remaining sides, ठीक है। जो लार्जेस्ट साइड होगी उसका वो हमेशा छोटी होगी बाकी सारे के सम से। अब ये एप्लीकेबल है पॉलीगन, पॉलीगन मतलब आपका ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसके ऊपर जाओ पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, सब के लिए वैलिड है, ठीक है। तो पॉलीगन
हमारे उसमें क्या है, अगर रिटर्न करना है मतलब ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया रिटर्न कर गया। रिटर्न करने का मतलब क्या है कि डब्बे को क्लोज होना पड़ेगा। रिटर्न करने का मतलब क्या है, सबको मिला के क्लोज होना ही पड़ेगा। मान लो ऐसे गया फिर ऐसे गया, ठीक है। क्लोज होने के लिए अगर डायग्राम पॉलीगन बनना है तो पक्का है कि पॉलीगन बनेगा। उसमें तो पड़ा होगा, ट्रायंगल में पड़ा होगा ना, जो लार्जेस्ट साइड होती है हमेशा छोटी होगी है बाकी दो के सबसे। तो वो चीज जनरल है, वो पॉलीगन में एप्लीकेबल है, हमेशा लार्जेस्ट साइड बाकी साइड के सम से छोटी ही होगी। तो अब देख लो किस किस में पॉसिबिलिटी है पॉलीगन बनने की। अगर डब्बा पूरा बन गया तो रिटर्न कर जाएगा, डब्बा पूरा बन गया तो वो रिटर्न कर जाएगा। तो देखो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी आएगी आपकी बी ऑप्शन में, बाकी में क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन देखो 5 + 10 + 30 कितना आ रहा है 45। तीन का सम 45 है और लार्जेस्ट वाले का क्या है 50 है, 50 ज्यादा आ गया है, डब्बा बनेगा ही, डब्बा बन ही नहीं सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है आपकी। आगे बात समझ में, वो सिर्फ बी ऑप्शन में वैलिड होगा। क्लियर है आकांक्षा? यस सर। और बताओ भाई, और कौन सा था? अब यार 17 वाला समझाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो देखो मेहनत कैसी मेहनत करनी पड़ेगी। ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक हो गया। बी इसको, अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। हाँ ऐसा कर लेते हैं, ये हो गया, दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, ठीक है ठीक है। चलो अब देखो जरा ध्यान से देखो इसको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अपना भी बना लो ऐसे करके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। पता ना कैसे होते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब ये, ए वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है और बी वेक्टर कर रहा है ईस्ट की ओर को। हाँ साउथ, शाबाश, ठीक है। ईस्ट ये है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट की ओर को तो ये है, डाउनवर्ड ये है, ठीक है। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो क्या जानना चाह रहा हो, ए क्रॉस बी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ तो ए क्रॉस बी, ए जरा ध्यान दो, दिस क्रॉस दिस करना है, हाथ घुमाने में दिक्कत आ रही है तो मैं क्यों ना बी क्रॉस ए कर लूं। जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो इधर को आ जाऊंगा, बी क्रॉस ए करूंगा तो उधर को आ जाऊंगा, ठीक है। ए क्रॉस बी कहाँ को आएगा, उल्टा आ जाएगा, साउथ को आ जाएगा। जरा ध्यान दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। एक वेक्टर यहाँ को है, एक वेक्टर यहाँ को है, तो दिस क्रॉस दिस करूंगा, दिस क्रॉस दिस करूंगा तो इसको आगे ले आओ, दिस क्रॉस दिस करूंगा तो पीछे को आएगा, पीछे को था वेक्टर आपका साउथ डायरेक्शन। अरे समझ में आया जिसका डाउट था ये? यस सर। चलो किसको दोबारा समझाना है बताओ। सेवनटीन वाला था, नहीं समझा, जरा ध्यान से पढ़ो उसको जरा, और बादाम खाओ। नॉर्थ, अरे नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता है ना कैसे होते हैं, अगर वही सही से बनाने नहीं आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट फिर राइट में आता है, ऐसे देखो आप डायग्राम में। सबसे बढ़िया तो मैंने अभी ऐसे समझा दिया डायग्राम में, तो देखते हैं, कोशिश करता हूँ समझ में आता है तो। चलो ये हो गया, हो गया। चलो एक काम करते हैं, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 90 डिग्री, हाँ ये एक प्लेन है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला प्लेन दिखा गया, ये 90 डिग्री पे है या नहीं दिखा, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड ये होगी, यहाँ तो ए वेक्टर है
यहाँ को ए वेक्टर है आपका, यहाँ को बी वेक्टर है, जानना चाह रहा है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी करो, बाहर को आएगा, बाहर को कौन सा है, साउथ है कि नहीं है? ए क्रॉस बी करो, बाहर को आएगा, बाहर को कौन सा आएगा, साउथ आएगा कि नहीं आएगा? सही है ना, नॉर्थ अंदर है, साउथ ईस्ट वेस्ट। सर आप मार्कर वाला ही फिर से बता दीजिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि अगर वो नहीं है, पता है, वो तो पहले से पता है। ठीक है, फिर देखो ये है, देखो आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट ये हो गया, एक वेक्टर तो यहाँ को है, बी वेक्टर, ए वेक्टर है नीचे को, ए वेक्टर यहाँ को है, बी वेक्टर यहाँ को है, इन दोनों का क्रॉस करना है। इन दोनों का क्रॉस क्या होता है, हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगा, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर यहाँ है, ए डाउनवर्ड है, बी ईस्ट की तरफ को है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा या तो सामने आएगा या पीछे आएगा, या तो नॉर्थ हो सकता है साउथ हो सकता है। अब उसने बी क्रॉस सी बोलता, अगर बी क्रॉस सी बोलता तो आगे आ जाता। अब उसने ए क्रॉस बी बोला हुआ है, ए क्रॉस बी का रखा है तो इसको आगे कर लेता हूँ, ए क्रॉस बी करूंगा तो पीछे को आएगा, पीछे को जो डायरेक्शन है वो साउथ की है, पीछे को जो डायरेक्शन आएगी वो साउथ आएगी। समझा सर। लगाना और दोबारा दिमाग लगाना। और बताओ भाई, और कौन सा डाउट है किसी का? थर्टीन वाले में क्या हो रहा है, सब पूछ डालो भाई। 11th भी पूछ लिया, 12th वाला भी बता देता हूँ फिर। अबे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये एंगल बिटवीन ये क्लास में कराया था यार, कुछ तो ध्यान दिया करो। 13th वाला नहीं बता रहा है, क्लास में कराया था भाई, सॉल्व एग्जांपल है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर ए वेक्टर रिजल्ट इसके बराबर आ रहा है, क्या होगा? इनफैक्ट ये याद रख लो, ये जो 13 क्वेश्चन है इसको वो करो और याद रख लो इसको। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे करोगे यार? अभी तो बताया था, ऐसा प्रॉब्लम नहीं बताया था क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के बराबर है और बी वेक्टर के भी बराबर है। कैसे निकालते हो मैग्नीट्यूड? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को भी ए स्क्वायर लिख लो, प्लस 2ab cos थीटा, और ये भी ए हो जाएगा। समझ में आए ये क्या लिखा है? हाँ सर, आ गया, समझ में आ गया इसके आगे का। cos थीटा माइनस 1/2 आएगा, थीटा 120। भाई सबके सब रिजल्ट याद रखो, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड है और उनका रिजल्टेंट भी उनके बराबर आ रहा है। एक वेक्टर है 5 मैग्नीट्यूड का, दूसरा है 5 मैग्नीट्यूड का, और रिजल्टेंट भी 5 आ रहा है, तो पक्का है ए और बी के बीच में एंगल 120 आएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगले पेपर में अगर आपका वेक्टर आया तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो, पहले से आउट कर दिया मैंने क्वेश्चन। सर आपने क्या बोला? कोई भी टीचर होगा, मैंने कहा कुछ नहीं, हो गया। और बताओ, और कोई डाउट? 14th वाला मैंने बता ही दिया, 15th वाला किसी को बताना है तो बता दो। 17 बता दिया, 15 16 भी बताना है। सर 16 6 फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट एट कोप्लेनर, ठीक है। इफ द एंगल बिटवीन द नेबरिंग फोर्सेस आर इक्वल, देन द रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में 6 फोर्सेस लग रहे हैं और हर दो वेक्टरों के बीच में एंगल सेम है, तो बताओ भाई कैसा बनेगा? एक बात बताओ, 360 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 60 आ जाएगा।
एक ये होगा, एक ये होगा 60, एक 120, फिर 240, फिर 300। ठीक है, ऐसे करके लग रहा होगा सबके बीच अगल बगल वालों का एंगल 60 60 60 आ रहा होगा। सबका मैग्नीट्यूड बराबर है ना, सारी लाइनें बराबर हैं। तो ए मान लो, ये बी मान लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर। इसको थोड़ा सा अरेंज करते जाओ। ऐसा नहीं लग रहा है पॉलीगन ये रेगुलर हेक्सागन बना देगा? अगर इनको हेड टू टेल ज्वाइन करूंगा तो रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ भाई, हेड टू टेल इनको ज्वाइन कर दूंगा तो रेगुलर हेक्सागन का पार्ट है कि नहीं है? नहीं आई बात समझ, है ना? ए बी को ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, 60 ही तो है, देखो इसको आगे शिफ्ट कर दो, सी हो जाएगा, सी और बी के बीच में एंगल कितना है? 60 है, आगे शिफ्ट करो। ऐसे कर करके क्या होता है, सारे साइड्स भी इक्वल है तो ये डब्बा क्लोज हो जाएगा ना, ये पॉलीगन ऐसे करके क्लोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, नहीं तो एक और काम कर सकते हो, एक और काम ये कर सकते हो, अभी अभी जो तुम्हें बताया था ना, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कहाँ को आएगा? वो यहाँ को आएगा। इसको थोड़ी देर के लिए एक्स बोल दो, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अबे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया भैया, 6 है क्या? सर 6, आपने 5 ही बनाए हैं। अच्छा, मैंने 5 बना रखे हैं, ठीक हो गया। 6 में कितना हो जाएगा? सर एक 180 वाला बैठ। एक और आएगा ना, मैं कुछ गड़बड़ कर दी। 120, 180 आएगा, हाँ ठीक तो है। मैंने 5 बनाए, ठीक है ठीक है ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अरे यार ये तो ये इसको कैंसिल कर देगा, बताओ, अपोजिट हो गए दोनों, इक्वल है, अपोजिट है, ये इसको कैंसिल कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट तो 0 ही आएगा। बताओ, ए प्लस बी है, कौन किसको कैंसिल करेगा वापस बताओ? ये इसको करेगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे ना, 6 के 6 आपस में बराबर एंगल है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ऐसे 60 60 60 पे चल रहा है। ये कितना हो गया? 180 की लाइन आ गई कि नहीं आ गई? ये भी 5 का है, ये भी 5 का कैंसिल हो गए, ये 5 का, ये 5 का कैंसिल हो गए, ये 5 का, ये 5 का कैंसिल हो गए। समझ में आई बात? यस सर। ऐसे देख लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। तो ए वेक्टर डी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, डी वेक्टर होगा माइनस ए वेक्टर। बताओ, ये वाला ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है। तो डी वेक्टर को माइनस ए लिख सकता हूँ, ई वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी वेक्टर, और इसको लिख सकता हूँ माइनस सी वेक्टर। रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। और बताओ भाई, किसी को कोई समस्या? और सर 5 होते तो क्या होता? 5 होते तो नहीं होता, 5 में भी अगर रेगुलर आ रहा है ना, रेगुलर आ रहा है तो बन जाएगा। रेगुलर आ रहा है, एंगल सिमेट्री आ रही है, सिमेट्रिकल फिगर का तो हमेशा ही रिजल्टेंट 0 आता है। ठीक है, जैसे आपका 3 वेक्टर है, आपस में लग रहे हैं 120 डिग्री पर। ठीक है, 3 वेक्टर है आपस में 120 डिग्री पर, मतलब बराबर बराबर एंगल पर लग रहे हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो आपको बताया था, ये भी मान लो x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिमेट्री है ना, सब बराबर भी है, एंगल भी बराबर बराबर है। 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर 120 पर लगे, पहले तो रिजल्टेंट उनका बीचों बीच आएगा। किसका? इन दोनों की बात कर रहा हूं, और उसका मैग्नीट्यूड भी x ही निकल के आएगा। बताओ, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो अलग से। तो इन दोनों को आपने रिप्लेस कर लिया इससे रिप्लेस हो गया,
अब ये और ये खड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं तो दूसरी चीज थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के देखो, हेड टू टेल ज्वाइन करके देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट हो गया, कोई भी पॉलीगन कंप्लीट कर ले रहे हैं अगर सारे वेक्टर मिला के, तो उनका रिजल्टेंट 0 ही आएगा। समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, और बताओ, और कोई समस्या? और किसी का कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। हो गया सबका क्लियर? तो मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारी ये शीट कंप्लीट हो गई है। डाउट है तो पूछ लो। कुछ लोगों ने, मेरे को लग नहीं रहा है कि एक्सरसाइज 3 करी होगी। ठीक है, कर लेना, कभी बाद में डिस्कशन पर ले आना। हम एक काम कर सकते हैं, हम डेली एक क्वेश्चन उठा सकते हैं इसका डाउट है। रेक्टिलिनियर मोशन के चैप्टर में भी एक क्वेश्चन हम वेक्टर का उठा सकते हैं डेली, आप चाहो तो। हाँ। क्या किया जाए, रेक्टिलिनियर मोशन वापस वहीं से चालू करें, और कुछ भी डिस्कस करना था? अरे कुछ और डिस्कस करना था? सर हमारा अच्छा, इसमें से मोशन चालू था ना? हाँ, क्या था? यूनिफॉर्म मोशन चालू था ना सर? हाँ 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 सर आप हमें पढ़ाने वाले हो? हाँ, क्यों? नहीं ऐसे ही पूछ रही थी सर। हाँ हाँ, पढ़ाने वाला। यहाँ एक काम करें, ये स्ट्रेट लाइन और ये ग्राफ राफ किसका है भाई? दिक्कत कर रहा है किसी को ग्राफ राफ? कितने लोग हैं ग्राफ वाले? मैसेज कर दो, अगर जनसंख्या ज्यादा हुई तो मैं पढ़ा दूंगा। ग्राफ कौन कौन पढ़ाना आता है? स्ट्रेट लाइन और पैराबोला थोड़ा बहुत। ठीक है, जल्दी से चैट पर मैसेज करो जिसको करना है, हाथ खड़ा कर दो, जो मैसेज कर देना, कुछ यस लिख देना, मेरे को अंदाजा लग जाएगा कितने लोग हैं। करो फटाफट, बता दो यार। तीन ही आ रखे हैं भाई। चार। पैराबोला का प्रॉब्लम है, वो भी कर लेंगे। 15 मिनट स्ट्रेट लाइन को लगेगा, 15 मिनट लगेगा मुश्किल से स्ट्रेट लाइन को। पूरा थोड़ा ना समझाऊंगा, बेसिक बेसिक समझा दूंगा। ठीक है, हाँ भाई, पैराबोला का। चलो ठीक है, एक काम कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ा देते हैं पहले। ठीक है, छुड़ा है कल, कौन कौन बोला था? बाद में कहेंगे फिर स्ट्रेट लाइन समझ में नहीं आ रही। सर्विस, इस बार रिकॉर्डिंग भेज देना उनको। सर्विस, सर कहीं वो खुद तो नहीं भाग गया? क्या हुआ सर? हाँ, मेरे को वैसे ही लग रहा है कुछ। नहीं सर, हुई सर। अरे कह रहा हूँ, जो किधर होगा उसको रिकॉर्डिंग भेज देना बाद में। स्ट्रेट लाइन में मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ की बार पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई, स्ट्रेट लाइन का क्या है, पहले तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? स्लोप। स्ट्रेट लाइन या फिर कोई भी ग्राफ में स्लोप। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जिसका स्लोप फिक्स होता है। ठीक है, स्लोप क्या होता है? पहले तो स्लोप की बात कर लेते हैं, छोटा सा स्लोप की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्लोप क्या होता है? किसी भी पॉइंट पर स्लोप
किसी भी ग्राफ में स्लोप, ठीक है। स्लोप की कहानी क्या है? स्लोप की कहानी कुछ ऐसी है, ये आपका कोई कर्व है, मान लो ऐसे करके कोई कर्व है, किसी भी पॉइंट पर स्लोप की बात है, मान लो इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, तो क्या करो, टेंजेंट खींच दो। टेंजेंट खींचा आपने, टेंजेंट खींच लिया इस तरीके से, कुछ टेंजेंट ये करके आया है आपका, ठीक है, ये आ गया। इसका पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो tan थीटा, ये आपका स्लोप कहलाता है, ये आपका स्लोप कहलाता है, ठीक है। अब आप देखो धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो टेंजेंट ऐसी आएगी, टेंजेंट ऐसी आएगी, ठीक है। टेंजेंट ऐसे करके बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। अब थीटा के साथ क्या होता है, थीटा के साथ क्या होता है, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ते जाता है, तो इसलिए बोलते हैं हम स्लोप बढ़ते जा रहा है ना। और इसको हम जनरल अपना जो हम रेगुलर फिजिकल वर्ल्ड में भी अप्लाई करते हैं कि स्लोप, ये ज्यादा स्लोपी है, ये ज्यादा स्टीप है ना, लेस स्टीप है, फ्लैट है, तो सब स्लोप की बात है। स्लोप ये है, धीरे धीरे इधर को आगे स्लोप कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, यहाँ कहीं स्लोप जीरो हो जाएगा, क्यों, कोई स्लोप नहीं है, प्लेन हो गया है ना। थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, थीटा जीरो तो मतलब आपका स्लोप जीरो। इधर आओगे, इधर आओगे, इधर की साइड देखो, इधर की साइड के साथ क्या दिक्कत आएगी, इधर के साइड अगर टेंजेंट खींचोगे, मान लो ये आपका ग्राफ ऐसे था, ऐसे करके मान लो इधर कहीं टेंजेंट खींची आपने, ये खींची आपने, एंगल कैसे मेजर होगा, एंगल ये वाला मेजर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। इस बार इस केस में क्या है, इस केस में क्या हो गया है, थीटा 90 से बड़ा आ गया है, तो स्लोप नेगेटिव आएगा, स्लोप जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। स्लोप कितना आएगा, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, और tan थीटा ही रहेगा, स्लोप tan थीटा ही रहेगा। इसको एक और काम कर सकते हो, इसको एक और काम कर सकते हो, या तो ये लिख लो, अगर ये वाला एंगल आपको अल्फा दे रखा है, मान लो ये वाला एंगल अल्फा दे रखा है, तो tan, इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस अल्फा, ठीक है, कितना हो जाएगा, -10 अल्फा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इधर से एंगल मेजर कर रहे हो तो माइनस का tan अल्फा लिख रहे हैं। एक्चुअल में एंगल मेजरमेंट हमेशा यहीं से होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। स्लोप की कहानी सबको क्लियर है, कब स्लोप पॉजिटिव आएगा, कब स्लोप नेगेटिव आएगा, इसको दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब इसके बाद आता है ना स्ट्रेट लाइन में, हाँ बताओ सर 90 डिग्री पे फिर नॉट डिफाइंड आएगा स्लोप। हाँ, 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड, ठीक है, 90 डिग्री पर नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट स्लोप बोल सकते हो या नॉट डिफाइंड, दोनों ठीक है। अब नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट में क्या फर्क है, वो मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छा समझ आता है कि फर्क क्या है आपका। नॉट डिफाइंड मतलब डिफाइंड नहीं है, मतलब आप क्या सोच रहे हो मेरे को क्या पता है, वो चीज डिफाइंड नहीं है। अब 1+2+3+ ऐसे चलते जाएगी, सीरीज आखिरी तक जा रही है, तो ये इनफाइनाइट है, तो कुछ तो होगा, डेफिनेट कुछ होगा ना, डिफाइंड तो होगा, वो चीज वो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा है। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब होता है, नॉट डिफाइंड जैसे आप कुछ सोच रहे हो, मेरे को थोड़ा ना पता है, ठीक है, यहाँ से चांद की दूरी, डिफाइंड है, बहुत ज्यादा है, लेकिन डिफाइंड है कुछ, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ये चीज होता है, वो मैथमेटिक्स की चीजें हैं, यहाँ पर हमारे लिए इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड सब एक ही है। चलो देखो, अब आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन देखो, इसका स्लोप बदलते जा रहा है, इस टाइप का कर्व है, हर पॉइंट पे टेंजेंट खींचते जाओगे स्लोप बदलते जाएगा। अब हम आते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन वो होती है जिसका स्लोप कांस्टेंट होगा। स्ट्रेट लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन क्या होती है जिसका स्लोप कांस्टेंट आएगा। मान लो ये आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन, इसकी इंक खत्म हो रही है, स्ट्रेट लाइन की हम एक ही फॉर्म पढ़ेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सर कौन सा फॉर्म वापस बोलिए। स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट। ओके सर।
चलो देखो, ठीक है, ये लाइन है आपकी, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। अब इसमें कोई लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन तो ये होती है, ठीक है। हम इसकी लाइन की फॉर्म लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। अब m क्या है यहाँ पर, m होता है स्लोप, m होता है स्लोप, c होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। अभी तो ये x और y में प्लॉट है, कल के दिन में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन जाएगा। तो आपको को रिलेट करना पड़ेगा यहाँ से वहां तक, y एक्सिस में क्या प्लॉटिंग है, x एक्सिस में क्या प्लॉट है, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। c क्या होता है, c इतना होता है, ये चीज c होती है, ठीक है, ये चीज आपकी c होती है। स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, इसका एक ही लाइन है, पूरे में स्लोप फिक्स है। क्या करो, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लो। अब यहाँ मेजर करो, यहाँ मेजर करो, एंगल तो सेम ही आएगा ना, ऐसे करके मेजर करो या ऐसे करके मेजर करो, एंगल तो सेम ही आएगा। इसका tan थीटा, इसका tan थीटा, इसका tan थीटा आपका ये स्लोप बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ भाई, जो नए लोग हैं जिन्होंने पहले स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ी थी, y इंटरसेप्ट मतलब y में कितना कट कर रहा है। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, इस केस में स्लोप भी पॉजिटिव है। चलो छोड़ो, एग्जांपल से बताऊंगा, ये समझ में आ गया। क्लियर है कि नहीं है सर्वेश? हाँ सर। ठीक है, अब एग्जांपल समझो। एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। इसके बारे में क्या है, स्लोप कैसा है इसका, स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, ये चीज आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपका थीटा है तो tan थीटा 2 आ जाएगा। स्लोप पॉजिटिव मतलब ऐसे बनेगा, कितना कट करेगा, 3 पर। ये लोकेशन भी आप निकाल सकते हो, स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट के लिए क्या है, इस पॉइंट की एक चीज तो कहानी फिक्स है, इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 0 का। जैसे ही y को 0 किया आपने, x की वैल्यू -3/2, x की वैल्यू माइनस का 3/2 निकल के आ जाएगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको इतना पता होना चाहिए, लाइन आ रही है, ऐसी आ रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इंटरसेप्ट पता ना, यहाँ से, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये डिस्टेंस 3 होगा, 3 होगा तो ये आपका हो जाएगा 0,3। बताओ, स्लोप पॉजिटिव है, ये tan थीटा 2 है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इधर वाला सबका हो गया क्या? यस हो गया सबका? हो गया, यस सर। ठीक है, देखो उसके बाद क्या होगा, y इज इक्वल टू, कभी दिया दूसरा केस, y इज इक्वल टू आपका -3x प्लस 3। अब -3x प्लस 3, स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है आपका, स्लोप नेगेटिव आ रहा है। दोनों चीज को देखो, इसको देखो, इसको देखो। स्लोप नेगेटिव है मतलब लाइन ऐसे आएगी, समझ में आता है? अभी स्लोप बताया था नेगेटिव कैसे आता है, लाइन ऐसे आएगी और y इंटरसेप्ट प्लस का 3 है तो 3 से कट होते हुए जाएगी, ऐसे करके कुछ लाइन आएगी। ये डिस्टेंस आपका 3 होगा, ठीक है। स्लोप अगर ये वाला एंगल मेजर कर यस सर, समझा। ठीक है, आप ये वाला एंगल मेजर कर लो, इसको अल्फा बोल दो, तो स्लोप कितना आएगा, स्लोप जो कि हमारा -3 है वो -10 अल्फा आ जाएगा। या तो ये लिख लो, अगर ये वाला एंगल मेजर करोगे तो tan थीटा हो जाएगा। स्लोप होता हमेशा tan थीटा है, लेकिन थीटा यहाँ से मेजर होना चाहिए। अगर यहाँ से मेजर कर रहे हो उल्टे केस में तो माइनस साइन खुद से लगा देना, क्योंकि अगर यहाँ से करोगे मेजर तो एंगल आएगा छोटा, 90 से छोटा आएगा ना। अभी बताया था क्यों आएगा ऐसा, ऐसा क्यों आया। तो बेटर है कभी नेगेटिव स्लोप आता है तो ये वाला एंगल मेजर कर लिया करो, tan अल्फा लगाओ, आगे से माइनस लगा दो खुद से, ठीक है, आगे से खुद से माइनस लगा दो, तो ये सिनेरियो हो जाएगा आपका। तो बेसिकली हमें इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर से, ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है 0,3। ये पॉइंट क्या होगा,
ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई को 0 रखो, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। इतना पता होना चाहिए लाइन बनाने में, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसे ही बना लोगे, बाकी लाइंस भी बना सकते हो आप। तीसरा है आपका y इज इक्वल टू आपका 2x, या फिर ऐसे कर लो -x -3। ये लाइन बनाओ जरा, इस लाइन को बनाओ, y इज इक्वल टू -x और -3। डन। जाओ फटाफट करते जाओ। इधर का हो गया, ये वाला हो गया। यस सर हो गया। ठीक है, चलो इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, y इज इक्वल टू -x -3 बनाओ। चौथा y इज इक्वल टू x बना लो, y इज इक्वल टू x की लाइन बनाओ। पांचवा y इज इक्वल टू -x की लाइन बनाओ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। चलो इतना बनाओ, फटाफट बनाओ इसको। ये मैं मान के चल चुका हूँ, ये बना चुके हो गए आप। स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। इंटरसेप्ट माइनस का 3 है, मतलब ये आपका नीचे 3 आएगा। ये वाला माइनस क्या है, मतलब नीचे आएगा, ये 3 होगा आपका। तो कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे इसके? कोऑर्डिनेट होंगे आपके x0, y की वैल्यू -3। स्लोप है -1, स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव है तो ऐसे जा रहा होगा। अच्छा, ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा होता है, ये अल्फा होता है। तो tan अल्फा माइनस का tan अल्फा आपका दे रखा है -1, यानी आपका अल्फा की वैल्यू 45 आ जाएगी। इतना भी पता है, ठीक है। बाकियों में क्या हो रहा है, tan अल्फा 3 निकल के आ रहा है, तो अल्फा में पता नहीं है, tan इनवर्स 3 लिखना पड़ेगा। इसमें तो कंफर्म है, इसमें कंफर्म है 45 अल्फा तो 180 माइनस थीटा होगा ना? हाँ 180 माइनस थीटा। हाँ, तो यहाँ तो ऐसा लिखो, tan थीटा की वैल्यू लिखो -1। tan थीटा -1 होगा तो थीटा कितना आएगा? 135 आएगा कि नहीं आएगा? tan थीटा -1 होगा तो थीटा कितना आएगा? 135। यस सर। आई बात समझ में? तो उधर मेजर नहीं करना, इतना पता ना कि नेगेटिव स्लोप है। छोटा वाला एंगल मेजर कर लिया करो, यहाँ से मेजर कर लिया करो, आगे से माइनस साइन लगा दिया करो। यहाँ से मेजर किया, tan अल्फा है, उसके आगे माइनस साइन लगा दो, ये स्लोप होता है। अगर यहाँ से मेजर कर रहे हो तो tan अल्फा का नेगेटिव लगा लेना, उल्टा मेजर कर रहे हो। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो फटाफट चलो इसको करो। y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू -x। ठीक है, हो गया। तो 0 से पास होगा। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। हाँ, ओरिजिन से पास होंगे, दोनों ओरिजिन से पास होंगे। y इज इक्वल टू 0, छठा सातवां है आपका x इज इक्वल टू -3। बस इतनी लाइनें प्लॉट कर लो। देखो y इज इक्वल टू x क्या है, इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट 0 है, तो यानी ओरिजिन से पास होगा। स्लोप कितना है? प्लस का, प्लस का 1, पॉजिटिव है। तो मेरे को पक्का पता है ऊपर से स्लोप आ कितना रहा है, tan थीटा 1 आ रहा है, तो मैं बता भी सकता हूँ थीटा 45 आएगा इस केस में। ठीक है ना? जनरली निकालना नहीं होता है मैं थीटा, मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, बस लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। y इज इक्वल टू -x, इंटरसेप्ट है 0, खत्म। यहाँ से -x है, मतलब नेगेटिव स्लोप है, ऐसे करके जाएगा। कितना है? -1, तो नेगेटिव है। हम ये वाला कर लेते हैं ना, ये वाला मेजर कर लेते हैं, अल्फा। तो माइनस का tan अल्फा स्लोप होगा, माइनस का tan अल्फा स्लोप होगा, और स्लोप आ कितना रहा है? स्लोप आ रहा है -1, तो अल्फा 45 बन के आ जाएगा। बताओ, ठीक है। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? y इज इक्वल टू 0 लाइन होती है ये वाली, खत्म बात। y इज इक्वल टू 0 ये हो गई, ठीक है। स्लोप कितना हो गया इस केस में? mx प्लस c, m ही 0 हो गया हो, स्लोप 0 होने का मतलब है हॉरिजॉन्टल। c कितना है? c भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, मतलब ये आ गया, ठीक है। mx प्लस c होता है, यानी m भी 0 है, c ये c भी 0 हो गया, तभी है ना। अगर ऐसा होता y इज इक्वल टू 2 होता, तो m आपका हाँ, अगर y इज इक्वल टू 2 की लाइन होती तो ऊपर से चले आता। स्लोप 0 है लेकिन इंटरसेप्ट 2 है,
2 से कट करता है और ऐसे चले आता है। तो अभी हम y इक्वल टू 0 बना रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 बताओ भाई। ये क्या होगा, ओरिजिन से x इक्वल टू ये आ जाएगा, ये आएगा x इक्वल टू -3 की लाइन। ये अगर ओरिजिन है 0,0 ओरिजिन है तो ये आएगी आपकी x इक्वल टू -3। कैसे आएगी, y इक्वल टू mx प्लस c होता है x, ठीक है ना। y इक्वल टू mx प्लस c होता है कि नहीं होता। पूरे को n से डिवाइड कर लो तभी तो गायब होगा। अब इन्फिनाइट से डिवाइड करोगे ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये वाला 0 आ जाएगा, यानी 0 कब आएगा, जब स्लोप आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। जब ये इन्फिनाइट हो जाएगा तो चीज 0 निकल के आ जाएगी। तो यानी बेसिकली कभी ऐसा आएगा x इक्वल टू -3 एक ऐसी लाइन है जिसमें हर पॉइंट पर x की वैल्यू -3 मिलेगी, y कुछ भी हो जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से हो गया होगा इतना, काफी है स्ट्रेट लाइन का। तो एक और देख लो चाहे तो, y इक्वल टू -5 बना लो। क्या होगा, y इक्वल टू -5, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये बनेगी y इक्वल टू -5। बताओ स्लोप 0, इंटरसेप्ट -5 है, नीचे बन जाएगी। अरे हो गया क्लियर कि नहीं हुआ। हाँ भाई, कहानी समझ में आई कि नहीं आई। हाँ सर। चलो देख लो, इसको लिखो फटाफट लिखो, इसके बाद हम चल रहे हैं पैराबोला पर। पैराबोला का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अब काइनेमेटिक्स में इस्तेमाल होगा। स्लोप 0 हो और y इंटरसेप्ट ये हो तो क्या स्लोप 0 है ना, इसमें इस लाइन का स्लोप 0 तो लिखा है, तो स्लोप 0 है और y इंटरसेप्ट। मैं सारे टाइप के एग्जांपल कराते जो पॉसिबिलिटी है इसमें, देखो जरा। हाँ कौन सा देखो कि स्लोप 0 हो और y इंटरसेप्ट -5 हो, ये है तो सही केस। स्लोप 0 है मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप 0 होने का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। इंटरसेप्ट -5 आ रहा है तो यहां से पास होगी लाइन 0,-5 से होगी, और स्लोप कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मतलब ऐसे होगी। स्लोप अगर 1 होता तो ऐसे हो जाती, स्लोप अगर 1 होता, अगर ये होता x प्लस x -5 तो ऐसे हो जाता, ठीक है। तो अभी फिलहाल y इक्वल टू -5 है, ये लाइन आ गई। समझा सर। तो कुल मिला के अपने पास हमने कर लिए हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन काफी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म समझने के लिए। सर वो थर्ड, अब दोबारा मत बोलना भाई, क्या थर्ड वाला, सर वो ये वाला। हाँ सर। क्या हो गया इसमें, क्या कहा तुमसे, एंगल ये वाला मेजर होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो tan थीटा -1, ठीक है। अगर ये वाला एंगल निकालना है तो क्या करोगे, थीटा को रख दो, थीटा को लिख दो 180 माइनस अल्फा। सर वो लाइन कैसे, tan 180, अबे माइनस का है, स्लोप -1 है, इंटरसेप्ट -3 है, इंटरसेप्ट -3 है मतलब नीचे आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर। 0,-3 से पास करेगा और स्लोप नेगेटिव है मतलब ऐसी लाइन आएगी। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो लाइन ऐसी आती, ठीक है। अरे स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आया। वो इससे पहले जो सबसे पहले डायग्राम बनाया था उसमें समझा कि नहीं समझे, ऐसे आएगा तो स्लोप पॉजिटिव, ऐसे आ रहा है तो नेगेटिव। रिवाइज कर लेना भाई, स्लोप और स्ट्रेट लाइन। चलो देखो पैराबोला, पैराबोला पे आ जाओ जल्दी से, 20 मिनट में पैराबोला भी हो जाएगा आपका। देखो पैराबोला में क्या करना होता है आपको, जहां तक गई पैराबोला की बात, हमें पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। पहली बार जब मैंने पढ़ाया था काफी अच्छा बता दिया था, अब मैं उतना ही बताऊंगा, मैं उतना बताऊंगा जितना मेरे काम का है। तो देखो पैराबोला में क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन होगी
पैराबोला मतलब बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसका पैराबोला आता है। जैसे कि y इज इक्वल टू आ गया आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सबसे जनरल ये, ठीक है। कैसा शेप आता है पैराबोला का पता ना, यू शेप आता है, यू शेप। पैराबोला कैसा होता है पता है, यू शेप होता है, यू शेप का होता है। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपवर्ड ओपनिंग बनेगा, ऊपर को खुलेगा। सबसे पहली बात तो ये, a लेस देन 0 हुआ डाउनवर्ड ओपनिंग, बस तुम्हारा तो इतने से काम बन जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, ये बन जाएगा। अच्छा, कभी इसको 0 के लिए सॉल्व करना, इसका मतलब समझ में आता है? 0 के लिए सॉल्व करना इसका मतलब समझ में आता है? x की जगह पे x की वो वैल्यू जहां पर y 0 हो जाए, ठीक है। एक काम करो, इसको अब समझते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। y इज इक्वल टू आपको x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे रखा है, मान लो y इज इक्वल टू इतना दे रखा है। हाँ भाई, कैसा बनेगा ये पैराबोला? अपवर्ड ओपनिंग है कि डाउनवर्ड ओपनिंग है? अरे अपवर्ड ओपनिंग है कि डाउनवर्ड ओपनिंग है? ए कितना है, ए कितना है इसका 1 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, अपवर्ड, अपवर्ड ओपनिंग आएगा, ठीक है। इतना कंफर्म है। दूसरा एक और काम कर लेना, एक और काम कर लेना, इसका रूट निकाल लेना। रूट निकालने जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। एक स्टेप तो, हाँ, रूट्स क्या आएंगे? रूट्स आ जाएंगे x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, दो रूट्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये है, ये 2 यहाँ कहीं 3 रहा होगा और पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग है, पैराबोला कुछ ऐसे करके आ गया होगा, खत्म बात, बस इतना काफी है। समझ में आई बात? अपवर्ड ओपनिंग है और ऐसे करके जा रहा है। सर रूट्स के लिए बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे छोड़ो ना, उसकी कहानी छोड़ो, सिंपल है, और सिंपल बता दे रहा हूँ मैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac से, हाँ, या तो वो कर लो माइनस बी प्लस माइनस, वहां से निकाल लो, या फिर फैक्टराइज कर लो ना, ये तो पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में। सर हाँ, तो इसके फैक्टर कर लो ना, माइनस 3x और माइनस 2x आएंगे, वहां से सॉल्यूशन ये निकल के आएगा, इसका रूट्स ये निकल के आएंगे। रूट्स का मतलब क्या होता है पता है ना? इसको अगर यहाँ पुट करोगे, इस वापस इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है रूट्स का? वो लोकेशन बताओ x की जहां पर वो ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। अब x एक्सिस को कट करेगा, इन दो पॉइंट्स पर y वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब आप इसको इक्वल टू 0 करते हो, y को 0 कर रहे हो, आप y को 0 कर रहे हो, तो x की दो वैल्यूज आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। अरे क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, अब अगला आओ, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब आपको मान लो ऐसा दे दिया, y स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसका बनाओ, इसका बनाओ भाई। अच्छा, एक और बेटर काम सर, एक पॉइंट भी टच करेगा। हाँ, ये एक पॉइंट पर टच करता है। इसको ऐसे मत बनाओ, इसको ऐसे बना लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 लो, ठीक है। अब तुम्हें जितना बता रखा है, बस दो चीजें दिमाग पर, एक चीज तो ये रखनी है, दूसरी चीज रूट्स निकालो, ग्राफ बना दो। अच्छा, ये लोकेशन, इस ग्राफ में ये लोकेशन निकाल पाओगे क्या? ये पॉइंट निकाल पाओगे? इस पॉइंट की खास बात क्या है? इस पॉइंट की खास बात क्या है? इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए x0 हो जाएगा। x को 0 करो, y की वैल्यू कितनी आ गई? x को 0 करो, y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अच्छा, ये पॉइंट निकाल पाओगे? बॉटम वाला पॉइंट, बॉटम वाले पॉइंट कभी निकालना होगा ना, बॉटम वाला पॉइंट निकालना होगा। तो एक खास बात है, बॉटम पॉइंट पर स्लोप 0 आएगा, बताओ आएगा? बॉटम पॉइंट पर स्लोप 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। स्लोप कैसे निकालते हैं बता रहा, डिफरेंशिएशन में स्लोप कैसे निकालते हैं? इक्वेशन दिए हैं, इक्वेशन को इक्वल टू 0 करने का, फिर उसके बाद
ना डिफरेंशिएट करके dy by dx फिर उसमें हाँ dy by dx निकालो, dy by dx स्लोप, हाँ dy by dx स्लोप देता है आपका, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो स्लोप निकाल दो तो dy by dx, तो dy by dx निकालो, dy by dx कितना आ जाएगा इसका, dy by dx आएगा 2x minus 5। स्लोप को क्या करना है हमें, स्लोप को जीरो करना है, जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, तो लोकेशन कितना हो गया, x के हिसाब से बोला जाए, x के हिसाब से बोला जाए तो 2.5 है। y कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब x को वापस पुट कर दो इसमें, x को वापस पुट कर दो तो नीचे कितना गया है वो भी पता चल जाएगा। अरे आ गई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है, नहीं तो आपको बस इतने से काम बन जाएगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ये और ये निकालना पता है, इतने से और काम बन जाएगा। ठीक है, और ज्यादा जानना है तो ये निकालना आना चाहिए, इसके लिए स्लोप को जीरो करो। हाँ सर हम लोग उसकी वैल्यू -b/2a से भी निकाल सकते हैं ना, -b/2a x की वैल्यू, और y की वैल्यू -d/4a। कर सकते हो, वो कहाँ से लेके आए हो ये वाली चीज? वो हाँ बनता तो था यार, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ बनता था, तुमने रटा होगा 10th क्लास में ना, तो ऐसा बनता तो था। क्या है 10th मल्टीप्लाइंग क्लास? स्क्वायर मेथड। हाँ मल्टीप्लाइंग स्क्वायर मेथड। अरे क्या है सर, कोई मेथड नहीं है, सिंपल, आप सबसे एलिमेंट्री तो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, उसमें कुछ रटना पड़ेगा यार, इतनी वैल्यू, वैसे ही अपने को क्या है याद कम से कम रखना है, तो मेरे को तो याद नहीं है यार, भूल गया हूँ। मैंने अभी पढ़ाया था, वैसे अपने भाई को पढ़ाया था 2-3 महीने पहले, उसके 9th क्लास है, उसको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक, 10th का पढ़ाया था उसको, तो उसको पढ़ाया तो था मैंने, मैं भूल गया हूँ, याद क्यों करना। अरे क्या ही पूछ लेगा इसमें, सॉल्यूशन रूट पूछेगा, रूट के लिए फैक्टर निकालो यहाँ सीधाचारी मेथड, ठीक है, उससे काम बन जाता है, बस उससे काम बन जाता है। और क्या पूछेगा, स्लोप की हम अब तो हम ज्यादा जानते हैं ना, अब तो हम वाला पॉइंट निकालना भी जानते हैं। चलो देखो इसको देखो, इस ग्राफ में खास बात क्या है, इस ग्राफ के लिए सॉल्व करोगे, पहले से डाउनवर्ड ओपनिंग है, a की वैल्यू है -1, तो यानी ये डाउनवर्ड ओपनिंग आएगा, जो कि <0 है, तो डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड ओपनिंग। दूसरा इसके सॉल्यूशन निकालो, -x², पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा -x² + 4x -4 को 0 के लिए सॉल्व करो, कितना बनेगा इसका, x -2 का होल स्क्वायर बन रहा होगा = 0, तो x की दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल रूट्स आगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अरे आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, दोनों क्या हो गए, x = 2। अब ये दो रूट में आके एक रूट आ रहा है, मतलब वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा होगा। अभी तक हमने y को 0 सॉल्व किया, y0 दो जगह पर हो रहा था, अब y0 सिर्फ एक जगह पर हो रहा है, x = 2 पर। अब x = 2 पर हो रहा है, एक ही जगह पर टच हो रहा है, तो यानी या तो ये ऐसे करके ऊपर को उठ के आया होगा, या तो ये ऐसे करके बना होगा, या तो ये ऐसे करके बना होगा। इसमें से एक पॉसिबिलिटी है, कौन सी वाली, डाउनवर्ड वाली, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, तो ये रहा होगा x = 2। ठीक है, आई बात समझ में? अरे कोई दिक्कत इसमें? आगे जाके कहां पर कहीं पर x एक्सिस को भी मान लो इसको कट कर रहा है, तो लोकेशन निकाल लोगे आप, समझदार। इस पॉइंट की खास बात क्या है, x को 0 करना, x को 0 करोगे y की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, इतना नहीं पूछेगा, बस ग्राफ ऊपर को खुल रहा है कि नीचे को खुल रहा है ये पता होना चाहिए, ये लोकेशन थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, रूट्स पता होने चाहिए, इतने से आपका ग्राफ की काम धाम बन जाता है। हो गया, 2 क्वेश्चन समझ में आए, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस बहुत है पैराबोला का। तो उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन है। हाँ मैं बैठा देता हूँ, मैं अभी 9-10 बजे तक पढ़ाता हूँ, टेंशन मत लो। इसे राइफिल कितना बजे से आईपीएल? 7:30। 7:30 क्लास होगी तुम्हारी बीच में, अभी तुम कोई क्लास है क्या? नहीं है सर। नहीं है सर। चलो बढ़िया है, MI वर्सेस CSK। बढ़िया।
सर क्या लगता है कौन जीतेगा? मुंबई इंडियन ही जीतेगी। नहीं सर, आज अंबानी पैसे नहीं खिला पाएगा सर। पहला मैच में कौन इन्वेस्ट करेगा सर? वो डायरेक्टली फाइनल में इन्वेस्ट करेगा। आना जीत जाएगी, देख लेना। नहीं सर, आज सीएसके सर, आज सीएसके जीतेगी। मुंबई इंडियन में कौन है शर्मा के अलावा? कौन है शर्मा के अलावा? पोलार्ड है सर, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, क्रिस बोल्ट, बुमराह, ट्रेंट बोल्ट। हाँ तो है ना, बुमराह है, बहुत है बुमराह और शर्मा। हाँ सर बहुत है, बहुत है। दो अरे सर बट आज का मैच नहीं जीतेंगे सर, इतना गारंटी। अरे Okay, now I want to study parabola, please. कौन है ये भाई? चलो ठीक है, पहले बोलो कर लो भाई, ठीक है। चलो देखो, वैसे तो 2 क्वेश्चन से हो जाएगा आपका। अच्छा मान लो ये हो गया x² + 3। देखो पैराबोला की खास बात क्या है, कभी भी ax² + bx + c होगा ना, ठीक है, a कभी 0 नहीं होना चाहिए, a को कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। b और c पर कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है b और c पर कि वो 0 हो या ना हो, लेकिन a 0 नहीं हो सकता, ठीक है, a 0 नहीं हो सकता आपका, याद रखना। तो बनेगा तो ये भी पैराबोला, बनेगा तो ये भी पैराबोला। और इतना पता है कि a आपका 1 है, यहाँ पे ऐसे बना लो, 2 बना लो, 2 बना लो, तो a की वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन है आपका 0 से, तो अपवर्ड ओपनिंग आएगा। ये पैराबोला किसको नहीं पढ़ने दिया भाई? आकांक्षा को। किसका था ये? ठीक है, मेरा नहीं था सर। अच्छा पढ़ने दो भाई, बाकी को आईपीएल की बातें लेके आते हैं। देखो क्या तो सर? ये आप कुछ नहीं, देखो ये a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ग्रेटर देन 0 है, अपवर्ड ओपनिंग है, ऊपर खुलेगा, सॉल्यूशन और निकाल लो। अब सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो क्या करोगे? एक चीज तो ये लगी, एक चीज सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो 2x² + 3 को 0 के लिए सॉल्व करोगे, x² की वैल्यू -3/2, x की वैल्यू -√3/2, पॉसिबल नहीं है, माइनस आ गया रूट के अंदर, मतलब नो रियल रूट्स, भाई कोई रियल रूट ही नहीं निकल के आएगा। और अगर रियल रूट नहीं निकल के आ रहा है मतलब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। आई बात समझ में? अगर रियल रूट निकल के आ ही नहीं रहा है तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। अब थोड़ा थोड़ा अंदाजा ले लो। अब ऐसी चीज में क्या करो, थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमा का ले लो। स्लोप कहाँ पर 0 हो रहा है वो देखो। तो स्लोप 0 करने के लिए क्या करोगे आप? स्लोप देख लो, स्लोप देखो, स्लोप से थोड़ा अंदाजा लग जाएगा आपको। dy/dx निकालो, कितना आया आपका? 4x आ गया, ठीक है। स्लोप 0 कहां पर हो रहा है? स्लोप 4x है, तो ध्यान देना। तो स्लोप को 0 करने का तभी होगा जब x 0 होगा। बताओ इतना समझ में आया? देखो क्योंकि इतने दोनों से काम नहीं बन रहा है, इतने से ही पता चल गया एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है, इतने से पता चल गया ऊपर को खुलेगा, लेकिन कहाँ की साइड होगा, मतलब इधर की साइड होगा या इधर की साइड होगा, कैसा होगा? तो मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने स्लोप पर चले गया। स्लोप चेक किया मैंने, 4x आया, मैं देखा स्लोप 0 कहां पर हो रहा है? स्लोप 0 हो रहा है x = 0 पर, तो यानी x = 0 पर स्लोप 0 हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? x = 0 पर स्लोप 0 हो रहा है, और x = 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? x = 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। 0 पर y की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। एट x = 0 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। क्लियर है? दूसरी चीज, स्लोप 4x है, x पर डिपेंडेंट है, x बढ़ाते जाओगे स्लोप बढ़ता जाएगा, x बढ़ाते गए स्लोप बढ़ता जा रहा है, x बढ़ाते गए स्लोप बढ़ता जाएगा, x कम करते गए, 0 से कम करते गए तो स्लोप नेगेटिव में आएगा, लेकिन बढ़ेगा, नेगेटिव में बढ़ेगा। तो स्लोप नेगेटिव हो रहा है लेकिन बढ़ता जा रहा है, मैग्नीट्यूड में बढ़ता जा रहा है। देखो स्लोप, x को इन्फाइनाइट रख दोगे तब जाके स्लोप इन्फाइनाइट आएगा,
मतलब ऐसा हो जाएगा इन्फाइनाइट में जाके, बहुत आगे जाके होगा। धीरे धीरे बैंड होता है, धीरे धीरे बैंड होता है, लेकिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज है, सबसे पहले ये पॉइंट पकड़ो, दूसरा पॉइंट ये पकड़ो, इतने से काफी हो जाता है। तीसरा और जानकारी चाहिए पैराबोला के बारे में, स्लोप। तो तीन ऑप्शन, आपका चार ऑप्शन आएंगे, ग्राफ एक सिलेक्ट करना होगा। इतने सही दो ऑप्शन तो हट जाएंगे आपको। तीसरे के लिए ये कर लेना, तीसरे के लिए ये कर लेना, मतलब अगला ये कर लेना, इससे देखना एक आधे ऑप्शन और हट जाएगा बाकी दो में से। दूसरा नहीं तो देख लेना कहाँ पर कट करेगा एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को कट करने के लिए वाई को जीरो करो, आपने सॉल्व किया ये तो कर लिया। दूसरा क्या करो कि वाई को कहाँ पर कट कर रहा है, वाई को जीरो करके देखो, सॉरी एक्स को जीरो करके देखो। एक्स को जीरो करोगे वाई 3 आ रहा है, एक्स को जीरो करोगे वाई 3 आ रहा है, तो ये पॉइंट भी पता चल गया। ठीक है, इक्वेशन अपने आप में सभी कुछ बता देती है। क्लियर है भाई, सबको क्लियर है ये चीज? हाँ सर। यस सर। बस इतना ही है आपका पैराबोला, इससे आपका हाँ काम धाम complete। ठीक है, एक बार वो लास्ट वाला पार्ट बताओ ना। ये वाला स्लोप वाला, हाँ सर। देखो नो रियल रूट्स है। अगर कुछ आता रूट, जैसे इससे पहले दो केस में आया, इसमें आया एक इक्वल रूट्स आए और डाउनवर्ड ओपनिंग था, तो मेरे को पता चल गया ऐसे ही बनेगा, कंफर्म है। अभी इसमें मेरे को पता ही चल रहा ना टर्न कहाँ से मारेगा, टर्न कहाँ से मारेगा, कैसा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो ये तो यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी बन सकता था। तो मैंने थोड़ा अंदाजा और डिटेलिंग के लिए क्या किया, मैं स्लोप पे उतर गया। स्लोप पे आया, dy बाई dx स्लोप बताता है आपको। dy बाई dx क्या, तो कितना आ गया, 4x निकल के आ गया। जब 4x निकल के आया dy बाई dx, तो मैंने स्लोप को सबसे पहले जीरो किया। स्लोप जीरो करने का मतलब क्या है, x जीरो हो जाएगा। स्लोप जीरो कहाँ पे मिलेगा, स्लोप जीरो तभी हो पाएगा जब x जीरो होगा, यानी x इक्वल टू जीरो पर स्लोप, x इक्वल टू जीरो पर ऐसा हो रहा होगा ना, x इक्वल टू जीरो पर स्लोप जीरो हो रहा है। अब x इक्वल टू जीरो तो है, वहां पर स्लोप जीरो हो रहा है। अब ये तो ऐसे भी हो सकता है, ये तो ऐसे भी हो सकता था, ऐसे नहीं हो सकता था क्योंकि x एक्सिस को कट नहीं करना है। ये ऐसे भी हो सकता था, लेकिन मेरे को अब ये नहीं पता कहाँ पर होगा। तो x इक्वल टू जीरो पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो ग्राफ यहाँ से पास होते हुए जा रहा है, यहाँ पर बेंड हो रहा है, इतना कंफर्म हो गया, यहाँ पर बेंड होगा। x इक्वल टू जीरो वाली लाइन, x इक्वल टू जीरो की लाइन ये है, यानी y एक्सिस में बेंड होगा, लेकिन होगा कहाँ पर, उसके लिए क्या करो, x को जीरो यहाँ पुट कर लो, पता चल जाएगा ये y3 आ जाएगा। तो 0,3 से बेंड होगा, समझा सर। समझ में आ गई बात? अच्छा Yes, ये आखिरी कर लो, एक 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 आखिरी कर लो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लो, एक चौथा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लो, खाली एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लो। देखो अगली क्लास से हम, अगले हफ्ते हम पूरा रेक्टिलिनियर पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चालू करेंगे। उससे पहले जो काम का आपको बता रखा है, क्वेश्चन को चाहे तो दम मारो, उसको हम बाद में करेंगे। अच्छा क्वेश्चन हो गया था वो, मैं मोशन समझाते भावना में बह गया, तो जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो बढ़िया है। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत बेसिक से चालू कर रहे हैं, तो बीच में आ जाएगा। हाँ भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, क्या होंगे इसके रूट्स? अच्छा पहली बात तो अपवर्ड ओपनिंग 0,0 से जाएगा सर। हाँ सर। हाँ 0,0। अच्छा मैं 3x स्क्वायर बनाऊंगा तो भी वही आएगा, बताओ? हाँ सर, क्योंकि एक्स है ना, पहली चीज तो अपवर्ड ओपनिंग है। दूसरी चीज सॉल्यूशन निकालो इसको, 3x स्क्वायर को जीरो करो तो दो ही x0 और x0 यही दो आएंगे आपके। ठीक है, तो इतना काफी हो गया, इतने से इंफॉर्मेशन मिल गई भाई। अपवर्ड ओपनिंग है और कहाँ पर कर रहा है, एक जगह पर टच कर रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर टच कर रहा है, सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं ये, तो इसको टच करते हुए ऐसे बन जाएगा। हाँ आगे सर बात सेम समझ आया। में? हाँ सर। हाँ सर। चलो इतना ही रखते हैं आज का। ओके सर। ठीक है सर। सर अब तो सर आईपीएल देखने पढ़ाई जाना? हो गई आज की? हाँ आज, अरे मतलब थोड़ा मेहनत कर रहा है, रेक्टिलिनियर के वो एवरेज एवरेज वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। हाँ सर वो तो करूंगा सर, मतलब क्लासेस की पढ़ाई हो गई सर। क्लासेस की पढ़ाई, हाँ क्लासेस की पढ़ाई हो गई है। हाँ, कौन जीत रहा है आईपीएल अब? सर आरसीबी जीतेगा सर, इस साल गारंटीड आरसीबी जीतेगा। ऐसा है क्या? सर हाँ लॉकडाउन में सर। उसकी ब्रांड एम्बेसडर कंपनी ने सर इकोनॉमी स्टेबल किया है। सर मेरे को ये सट्टेबाज लग रहा है सर, इसके मतलब इरादे ठीक नहीं लग रहे। हाँ, दिक्कत है सर भाई डॉन जनरल भाई। नॉलेज में क्या है? तुमने तो कहीं इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर लिया कहीं, हैं? क्या सर? नहीं नहीं सर। तुम इकोनॉमी को सपोर्ट कर लो, तुम चल रहे हो, है? देश की इकोनॉमी डूबी पड़ी है। नहीं सर नहीं सर। तो ये बताओ, ये समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हाँ सर समझ में आ गया सर, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे आप। भाई इतना ही देखना है, इतने को रिवाइज कर लेना, इतने से बन जाएंगे आपके क्वेश्चन। जय श्री राम।